नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात चीन पर हुए डिजिटल स्ट्राइक की। जी हां, भारत सरकार ने चीन पर तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक करते हुए अब तक 224 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज 118 चाइनीज ऐप पर बैन लगाया गया है। इनमें पबजी, कैमकार्ड, बाइडू, कट, राइज ऑफ किंगडम जैसे ऐप शामिल हैं। आपको बता दें कि सरकार ने सबसे पहले जून में टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप पर बैन लगाया था और इसके कुछ समय बाद 47 दूसरे चीनी ऐप पर भी रोक लगाई थी। केंद्रीय आईटी मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि इन चाइनीज ऐप से भारत की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा पहुंच सकता है। जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जब जब आपके यहाँ टेंशन्स बॉर्डर पर बढ़ेंगी तब इस तरह की घटनाएं भी आती रहेंगी। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो बिना किसी अवकाश के 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों के कुल 18 बैठकें होंगी और इसमें हर दिन के पहले 4 घंटे राज्यसभा काम करेगी और अगले 4 घंटे लोकसभा। कोरोना काल में होने वाले इस सत्र के लिए नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इनमें से एक बड़ा बदलाव यह है कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। और इधर केंद्रीय कैबिनेट ने आज मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है। कर्मयोगी मिशन के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार का कहना है कि मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील और सक्षम बनाकर भविष्य के लिए तैयार करना है। योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाले अधिकारी इस योजना के तहत तैयार किए जाएंगे। भर्ती होने के बाद विभिन्न कर्मचारी अधिकारी उनकी लगातार क्षमतावर्धन कैसे हो, कार्यक्षमता कैसे बढ़े, इसके बारे में, और वो प्रभावी कैसे, कारगर कैसे साबित हो, इसके लिए क्षमतावर्धन का एक लगातार कार्यक्रम चलेगा और उसका नाम कर्मयोगी योजना है। तो ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सुधार है और 21वें सदी का सरकार के मानव संसाधन का सुधार का एक बहुत बड़ा ये सुधार कहला जाएगा और लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले अधिकारी तैयार करना इसका मूल मकसद है। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर का नक्शा आज पास कर दिया गया। अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से इस नक्शे को पास किया गया। बोर्ड ने 2,74,110 वर्ग मीटर ओपन एरिया और करीब 1,03,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया का नक्शा पास किया है। 13,000 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया में ही राम मंदिर बनेगा। आपको बता दें कि मंदिर निर्माण में 1 ग्राम भी लोहे का प्रयोग नहीं होगा, पत्थरों से मंदिर बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर 36 से 40 महीने में बनकर तैयार हो सकता है। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा नक्शा प्रस्तुत किया गया, लेआउट का भी और मंदिर का भी, दोनों ही नक्शे पास कर दिए गए। सभी विभागों से अनापत्ति लिए जाने के उपरांत ही आज पास किया गया है। लेआउट का टोटल एरिया लगभग 2,74,000 स्क्वायर मीटर है तथा मंदिर का कवर्ड एरिया है 12,879 स्क्वायर मीटर। और अब बात बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। चुनावी साल में सौगात पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के हाथों अरबों की विकास योजनाओं की बिहार को सौगात मिलने वाली है। इसे विपक्ष जो है चुनावी घोषणा पत्र बता रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे डबल इंजन की सरकार का वादा पूरा करना बता रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लिहाजा सत्ता पक्ष बात विकास और तरक्की की कर रहा है। चुनाव से पहले अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं, लेकिन इन्हीं सौगात पर प्रदेश की
सियासत गर्म हो चली है। सियासत की बात बताएंगे आपको, पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आखिर किन योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण होगा शुरू। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य होगा शुरू। भागलपुर के बेपुर में फुलौत पुल का होगा शिलान्यास। पटना रिंग रोड कन्हौली से रामपुर का शिलान्यास। आरा मोहनिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड का शिलान्यास। नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को। उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल पथ निर्माण विभाग पर सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च होना था। उसमें से अधिकांश योजनाओं पर काम चल भी रहा है। उसमें से 3 बड़े बड़े पुल और 5 सड़कें, इन सबके टेंडर अवार्ड होने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इन सब योजनाओं में काम प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है चुनावी साल में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष से चुनावी घोषणा बता रहा है तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का विकास बता रहा है। अब चुनाव तो पहले भी गए थे, इतने दूं कि उतने दूं, इतना लोगे कि उतना लोगे, और आपकी जिम्मेवारी है सहकारी संघवाद के हिसाब से कि सिर्फ चुनाव के वक्त में मत जागिए, पूरे 5 साल जगे रहिए। लोगों को पता है कि अब इलेक्शन सर पे है तो लंबी लंबी घोषणा, लंबे लंबे वादे, शिलान्यास, ये तमाम चीजें अब पुराने हथकंडे हो चुके हैं। बिहार की तरक्की और बिहार के विकास के लिए चाहे जिस तरह से भी हो, जिस माध्यम से हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये तो आपने विरोध करके क्लियर कर दिया कि आप विकास विरोधी हैं। वैसे विकास के पुल पुलिये और सड़कें बनकर तैयार हैं। नीतीश कुमार को सरकार चलाए 15 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संदेश देने की कोशिश साफ है कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। ऊपर से डबल इंजन वाली सरकार है जो बिहार की भलाई और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल तो इंतजार प्रधानमंत्री के सौगातों का भी सभी को है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से मितेश के साथ पटना से साकेत और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब जरा ये भी समझते हैं कि आखिर सौगात को लेकर बिहार की सियासत आखिर इतनी गरमाई हुई क्यों है। तो देखिए, बिहार के सियासी माहौल को इस वक्त सरकार जो है बुनाने की कोशिश कर रही है। जी हां, क्योंकि चुनाव है और मौका भी सही है। डबल इंजन की सरकार के वादों को जनता तक पहुंचाना है, यानी जो वादे किए गए डबल इंजन यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से उनको जनता तक पहुंचाना है। वही देखिए, विरोधियों को विकास के नाम पर एक संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है। यानी विरोधियों को कहा जा रहा है कि विकास के नाम पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक साथ है। 15 साल के नीतीश के शासन पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा और पिछले वादों की दुहाई देकर सरकार को लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश भी करता रहा है। बढ़ते आगे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतन राम मांझी ने नीतीश की तारीफ की और बिना शर्त जेडीयू के साथ जाने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी के विलय से इनकार किया। मांझी ने आरजेडी पर हमला भी बोला और कहा कि महागठबंधन में उनकी अनदेखी की गई। मांझी ने कहा कि उनके बेटे को एमएलसी बनाकर आरजेडी ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहां हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं, तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। हमारा कोई शर्त नहीं है, हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ
रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए हम निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहां जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहां भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहां गए और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है, वो क्या जो तक कृपा के कौन बात है। अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया। अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। इधर जीएसटी के बकाये को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और उनके बयान को संघीय ढांचे पर प्रहार बताया। इस पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम का कहना है कि केंद्र पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कोई स्पेशल पैकेज नहीं मांग रहे हैं, बल्कि झारखंड का पैसा मांग रहे हैं। दरअसल सीएम ने कहा था झारखंड के टैक्स से देश चल रहा है, बावजूद झारखंड को अपना हक नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का बयान संविधान के खिलाफ और संघीय व्यवस्था के ढांचा को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास करने वाला बयान है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। हमारा जो जीएसटी का पैसा है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, वित्त मंत्री ने कहा यह दैवी प्रकोप है, हम कोई पैसा नहीं दे सकते, महा मुश्किल है। आपने 2017 में जब कहा कि हम 5 साल तक आपका घाटा जीएसटी का हम भरपाई करेंगे, कहां गई आपकी वो बातें। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर जीएसटी बकाये को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी है वो किसी से छिपी नहीं। ऐसे में सत्ता में रहकर लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन सत्ता के बाहर होने के बाद तो सच्चाई जो है वो सामने आएगी। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है वो, और जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी हो, ये दोनों को ही कदम ताल होना पड़ता है, तभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना की जा सकती है। आज उनको ये भी बताना चाहिए कि जो स्थिति है देश में अर्थव्यवस्था की, ये कब तक नहीं मानेंगे। सैया भय कोतवाल तो अब डर काहेगा। जी हां, चारा घोटाला मामले में रांची में जेल की सजा काट रहे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर कुछ ऐसी ही बातें फिट बैठ रही हैं। जब से झारखंड में सत्ता बदली है, तब से आए दिन रिम्स में इलाज करा रहे लालू का दरबार सस्ता ही रहा है, चाहे इसके लिए जेल प्रशासन से अनुमति ली गई हो या फिर नहीं। कई मामलों में खुद को नियम कानून से ऊपर समझने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद भले ही सजायाफ्ता हैं, लेकिन आज भी लालू और समर्थकों का रौब ऐसा है कि इनके लिए नियम कानून कोई मायने नहीं रखता। तभी तो आए दिन रांची के रिम्स में लालू का दरबार सजता रहता है। एक बार फिर बुधवार को कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह लालू प्रसाद से गुपचुप तरीके से मिलने रिम्स निदेशक के आवास पहुंच गए और तैनात सुरक्षा गार्ड ने उन्हें लालू से मिलने की अनुमति भी दी थी।
जिसके बाद रिम्स निदेशक के आवास में ही एक बार फिर लालू का दरबार सजा। इधर लालू से अखिलेश सिंह की गुपचुप मुलाकात पर रांची के डीसी सीधे जवाब देने से बच रहे हैं और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए झारखंड आने वाले हर किसी को सख्ती के साथ 14 दिनों का क्वारंटीन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन विशेष छूट वाले वीआईपी कोरोना के प्रोटोकॉल में कहां फंसने वाले हैं? अगर कोई झारखंड के बाहर का रहने वाला व्यक्ति है और वो झारखंड के अंदर आता है, उनको होम क्वारंटीन होना है, मतलब घर पे रहेंगे या तो फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहेंगे जब तक उनके पास कोई विशेष छूट नहीं होता है। अगर वैसा कोई व्यक्ति है जो परमिशन लेके नहीं आता सक्षम प्राधिकार से, तो हम लोग उनको क्वारंटीन करेंगे। जाहिर है बिहार चुनाव से पहले लालू से मिलने कोई बड़ा नेता ही आएगा, वो भी लालू से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही। लेकिन लालू अखिलेश की मुलाकात पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या जेल प्रशासन से इस मुलाकात की अनुमति ली गई थी? अगर नहीं तो कड़ी सुरक्षा के बावजूद बिना अनुमति लालू से मिलने कोई कैसे पहुंच गया? लालू की सुरक्षा जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो फिर जेल प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्या जेल प्रशासन की जानकारी में मैनुअल की धज्जियां उड़ाई गए? सवाल ये भी है कि क्या लालू के इशारे पर चल रहा है प्रशासन? चोरी चुपके मुलाकात पर विपक्ष ने भी आपत्ति जताई है। जहां पर वो है वहां पर राजनीतिक अड्डाबाजी न हो, राजनीतिक निर्णय न हो, इसका ख्याल रखने का काम राज्य की सरकार का है। और राज्य की सरकार के नियत में अगर खोट हो जाए तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। सरकार बदलने के बाद रिम्स में लालू का दरबार सजना कोई नई बात नहीं रही है और बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए लालू से मिलने वालों का सिलसिला और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में नियमों के उल्लंघन पर झारखंड में भी सियासत गर्मा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए कि सजायाफ्ता लालू आखिर कैसे दरबार लगा रहे हैं और उस पर सियासत क्यों हो रही है। तो देखिए, झारखंड में गठबंधन की सरकार का लालू को पूरा फायदा मिल रहा है, ये आरोप शुरू से ही लगते आ रहे हैं। इधर सजायाफ्ता लालू को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने का भी आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार लग रहा है। मुलाकात के लिए प्रशासन ने मौन स्वीकृति भी दी है, ऐसा भी कहा जा रहा है। और बिहार के चुनाव में केंद्र में लालू को रखने की कोशिश भी इसे कहा जा रहा है और एक बड़ा संदेश लालू के विरोधियों को देने की कोशिश कि वो अब भी किंग मेकर बने हुए हैं। यही तमाम कोशिशें हैं कि मुलाकात अब भी हो रही है। बढ़ते आगे, एक बिहार की बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। सारण जिले के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सोनपुर के चित्रसेनपुर गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पिछले करीब 1 महीने से सारण जिले का सोनपुर अनुमंडल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है और इस वक्त ये तस्वीर देखिए सोनपुर अनुमंडल के चित्रसेनपुर की है। चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है वो फैला हुआ है और इसी बाढ़ के पानी में लोग आने जाने को विवश दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 5-6 साल पहले भी इस तरह की बाढ़ की विभीषिका आई थी, लेकिन तब भयावहता इतनी अधिक नहीं थी और इस बार बाढ़ ने अपना तांडव दिखाया है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, दूर दूर तक बच्चों को गोद में लिए महिलाएं जो हैं की तेज धार के बीच जा रही हैं और चारों तरफ पानी है। यहाँ आप अगर नजर देखें कैमरे की नजर से तो चारों तरफ पानी फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जिंदगानी जो है वो मुश्किल में फंसी पड़ी है। जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए क्या तकलीफ हो रही है इस बार के पानी में? यहाँ न नाव का सुविधा है, न नाव का सुविधा है, न कोई चीज का सुविधा है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो सरकार के लोग पहुंचे थे, प्रशासन के लोग यहाँ पर? कोई नहीं आए थे यहाँ पर। सीओ साहब, बीडीओ साहब? कुछ नहीं, आकर के रोड पर से ही चले गए। विधायक जी? तो रोड पर से आकर चले गए। तो कुछ मिला आप लोगों को ना राहत के नाम पर? कुछ नहीं। सच बताइए। हाँ, कुछ नहीं मिला है अभी। तो कैसे खा पी रहे हैं आप लोग? खा पी कष्ट करके रह रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। प्रशासन के लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं और लोग अपने हाल पर जीने को अभी भी विवश दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि फिलहाल इससे क्या आप लोग के जीवन पर क्या असर पड़ा है? अरे बहुत असर पड़ा है, सब तनका इससे हर चीज प्रॉब्लम, कहीं भी ढंग से ना कोई आदमी आ रहा है ना जा रहा है। घर में पानी घुस गया, घर पे जाके देखिए ना, रोज सांप निकल रहा है, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी निकल जाता है हर समय। तो आदमी तो घर के अंदर मतलब रह रहे हैं आप? हाँ, तो घर के अंदर रहेगा ना, पानी है तो कहाँ जाएगा आदमी? 2 तल्ला पर रह रहे हैं। नीचे में पानी है? नीचे में इतना पानी है घर के अंदर।
और फिर आप लोग ऊपर में शिफ्ट कर गए? हाँ, ऊपर में है। लाइन वगैरह, बिजली वगैरह सब है। और नीचे नहीं है बिजली। कुछ भी राशन ले, कल आटा ला रहे थे, गिर गया साइकिल से। अब बताइए, तो बोट वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं? कुछ नहीं है। देखिए, कुछ है, बोट चल रहा है कभी? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? तो आप बताइएगा ना क्यों नहीं है। सरकार हम लोग आप लोगों ने प्रशासन से बोला यहाँ पर नाव की व्यवस्था करने को? मुखिया भी गया था, कई जगह गया, कहाँ कौन आता है, कहता है कि अच्छा ठीक है जाइए, हो जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम है सन्नी यादव। सन्नी यादव हैं, बता रहे हैं कि व्यवस्था जो मुकम्मल होनी चाहिए थी वो बिल्कुल दिख नहीं रही है। कहाँ कौन देता है? मुखिया जी के पास भी गए, जनप्रतिनिधि जो है उनके पास, विधायक जी तक नहीं पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो है इस इलाके के, लेकिन उनके कानों में जू तक क्यों नहीं रह रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और केवल अपने हाल पर जीना, शायद बाढ़ से पीड़ित लोगों की नियति बन चुकी है। जिला कोई भी हो, तस्वीरें वही हैं, हालात वही हैं, और प्रशासनिक महकमा जो है वो बेअसर बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, चित्रसेनपुर, सोनपुर। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।